पटना में। और इस बैठक में जितने भी क्रांतिकारी घटक संगठन हैं इस संगठन से जुड़े हुए एसकेएम के तहत, तमाम लोगों का बैठक था। क्या डिसीजन लिए हैं, क्या त्याग किए हैं, इन तमाम सवालों पर हम इनसे चर्चा करेंगे आज इनके साथ। आइए सीधा हम उनसे बात करते हैं और क्या हुआ बैठक में तय, आगे भविष्य के संघर्ष के दरमियान देखते हैं। आप सभी का समझ में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों का बैठक हुआ है एसकेएम का, तो कितने घटक संगठन इस बैठक में आए थे, शामिल थे? आज संयुक्त किसान मोर्चा बिहार इकाई की बैठक हुई और बैठक में बिहार के 11 किसान संगठनों के नेतृत्वकारी लोगों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में जो पहला फैसला हम लोगों ने किया है, जो आज पूरा उत्तर बिहार का इलाका जिसमें बाढ़, वहाँ आज सूखा का संकट, पीने के पानी तक का संकट वहाँ पैदा हो गया। जो किसान कर्ज लेकर के और धान का रोपनी किया, वो भी आज जल रहा है, खत्म हो रहा है। कई इलाके हैं जहाँ पर पानी का के बिना भी लोगों को पीने के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। सरकार को सूखा से निपटने के लिए जो वैकल्पिक इंतजाम करना चाहिए था, उसका घोर अभाव देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो दक्षिण बिहार का इलाका है, पटना में, जहानाबाद में, नालंदा जिला के अंतर्गत जो नदियां हैं, फाल्गु की नदियां, सहायक नदियां हैं, उससे कई तटबंध टूट गए। ये तटबंध जो सड़क, पुल, पुलिया और तटबंध बनाए जा रहे हैं, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसको भी उजागर करता है। और सरकार के तटबंध के इस टूट जाने में उसकी रक्षा के लिए जो उसको पहले से ही इंतजाम करना चाहिए था, उसका अभाव, और इसके चलते सैकड़ों हजारों एकड़ में जो फसलें लगी हुई थी वो बर्बाद हो गया। जान माल का भी भारी नुकसान हुआ है, लेकिन किसी भी तरह का राहत का इंतजाम सरकार के ओर से नहीं देखी जा रही। तो इसका सरकार का जो सूखा से निपटने में और जो तटबंध टूटे हैं और उससे जो बाढ़ आई, उसमें जो राहत देने का काम था, ये जो विफलता है, उसकी आलोचना की गई। और ये सरकार से मांग की गई जो अविलंब सरकार, जहां फसल की बर्बादी हो रही है पानी के बिना, वहां पर नहरों में पानी छोड़ने का काम, जो बिजली है उसको उपलब्ध करावे किसान को इस घड़ी में, जबकि उसको सहयोग करना था पटवन के लिए, सिंचाई के लिए पानी का, लेकिन उसको नोटिस दिया जा रहा है, जो बिल उसको भेजा जा रहा है किसानों को, अनाप शनाप उसको बिल भेजा जा रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। तो सरकार को इससे निपटने के लिए जो इंतजाम करने के बजाय वो किसानों के ऊपर में इसके जरिए वो प्रहार करने के काम कर रहे हैं। तो अभी एसकेएम ने तय किया, जो सरकार अगर इस पर समुचित कदम नहीं उठाती है, तो 13 तारीख को पूरे बिहार में इसके खिलाफ में एक बड़ा प्रदर्शन होगा, मार्च होगा। किसान सड़क पर उतरेंगे इस सवाल को लेकर के। साथ साथ अभी जो भारत सरकार, वो जो हिंदुस्तान के अंतर्गत हमारा कृषि क्षेत्र है, वो एक तरह से आत्मसमर्पण करके इंग्लैंड के साथ, अमेरिका के साथ जो समझौता कर रहा है, उससे यहाँ का जो डेयरी उद्योग है, जो पशुपालक किसान है, उसके ऊपर में बड़ा हमला जो है वो होगा। तो ये स्कैम ने तय किया, जो भारत सरकार ये समझौता, द्विपक्षीय जो समझौता करने जा रही है, इससे जो भारत के किसानों का, खास करके बिहार के किसानों का जो नुकसान होगा, वो समझौता को रोके, जो समझौता हुई है उसको आगे न बढ़ावे। नहीं तो इसके खिलाफ भी किसान बड़े पैमाने पर सड़क पर उतरेंगे और 13 तारीख को ये बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत छोड़ो इस नारे के साथ लाखों के तादाद में पूरे बिहार में किसान सड़क पर उतरेंगे। साथ ही साथ जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियां हैं, आज जो बिहार के अंतर्गत जो उसका फसलों का जो खरीद होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर आज जो किसान हैं, मजदूर हैं, उसका ऋण वापसी का सवाल है, और जो बिहार के दूसरे ज्वलंत मुद्दे हैं, इसको लेकर के भी आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई में संयुक्त मोर्चा किसानों को समर्थित करके सड़क पर उतरने का काम करेगा। आज पूरे बिहार में किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को ये गहन पुनरीक्षण के नाम पर जो उसके जनतांत्रिक अधिकारों को छीनने का प्रयास हो रहा है, उस पर जो हमला हो रहा है, इसके खिलाफ जो लड़ाइयाँ चल रही है, उसमें भी किसान मोर्चा ने आगे होकर के हिस्सा लेने का
जो कार्रवाई होगी उसमें वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम करेंगे। ये भी निर्णय आज के संयुक्त मोर्चा के बैठक में हुई। इसके साथ साथ जो केंद्र और राज्य की जो डबल इंजन सरकार है, भाजपा और जदयू की, उसका जो बिहार के किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार रहा, इस सरकार को दंडित करने का और आने वाले चुनाव में इस सरकार को सत्ता से हटाने का और बिहार में जो बदलाव की एक लड़ाई चल रही है उसके लिए बिहार के विभिन्न जिलों के अंतर्गत केंद्रीय संयुक्त मोर्चा के नेता भी और राज्य के नेता भी किसान महापंचायत का आयोजन करेंगे सितंबर माह में। ये सारा महत्वपूर्ण फैसला आज के इस संयुक्त मोर्चा के बैठक में हुई है। बिल्कुल आपने पूरी रिपोर्ट बताया अच्छी तरह से, लेकिन एक सवाल रहेगा आपसे कि अभी अभी नीतीश कुमार की सरकार ने बिजली में 125 क्या बोलते हैं उसको यूनिट फ्री कर दिया, माफ कर दिया है। तो क्या आपकी बैठक में बधाई नीतीश कुमार को देने का प्रयास किए हैं इस मामले में? नहीं, ये सारा जो उसका घोषणा है ये एक तरह से लॉलीपॉप है और जो उसका किसान विरोधी रवैया है उसको छिपाने का प्रयास। 125 300 का 300 यूनिट फ्री का हमारा है, लेकिन वो 125 का दे रहे हैं, दूसरे तरफ स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं हम तो फ्री कर दिया 125 स्मार्ट मीटर लगाने में। वो स्मार्ट मीटर में 3 गुना बिल आएगा, 4 गुना बिल आएगा। इसीलिए ये इसका बिल्कुल जुमला है और किसानों को ठगने का बरगलाने का एक प्रयास है। हम तो मांग करते हैं जो किसानों को 300 यूनिट बिजली पंजाब में और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार मिलता है वो फ्री बिजली मिले। ये सवा सौ का झुनझुना जो है वो थमा करके और स्मार्ट मीटर लगा करके फिर जो है बिल को तिगुना करके जो साजिश कर रहा है उसके भुलावे में किसान बिहार का आने वाला नहीं। नंदकिशोर जी, मेरा सब सवाल रहेगा, अभी कुछ दिन पहले मैंने एसकेएम के घटक संगठन से मैंने बात किया था और उनसे मैंने पूछा था एसआईटी के सवाल पर, जो कि सॉरी एसआईआर के सवाल पर। अभी आपने एसआईआर पर मामला बनाया बताया था। उन्होंने कहा कि मुझे क्या मतलब है, एसआईआर हो ना हो उससे हमें क्या मतलब, जो दल है जो चुनाव लड़ती है वह समझे, हम किसानों के मामले में आपको इस पर कोई स्टैंड नहीं लेना है। क्या एसकेएम एसआईआर के मुद्दे पर कोई स्टैंड क्लियर ले रही है राष्ट्रीय स्तर पर या बिहार स्तर पर, या नहीं ले रही है? सबसे पहले तो मैं आपको यह बतला दूं कि संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय इकाई ने भी और बिहार इकाई ने इस पर स्पष्ट नीति बनाई। हम मानते हैं कि मतदाता सूची का जो विशेष गहन पुनरीक्षण का जो केंद्रीय चुनाव आयोग का फैसला है यह जन विरोधी है, गैर जनतांत्रिक है और इस फैसले से जो 7 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता बिहार के हैं उसमें से 1.5-2 करोड़ जो गरीब हैं, मेहनतकश हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, दबे कुचले समुदाय के लोग हैं, उनका मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। चुनाव आयोग इतना मगरूर है कि यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सलाह दी कि आप जो वोटर आईडी कार्ड है जो चुनाव आयोग के सुपरविजन में ही बनता है, तो वोटर आईडी कार्ड को पहचान के लिए मानिए। आधार 95% से अधिक लोगों के पास है उसको मानिए। गरीबों के पास राशन कार्ड होता है उसको मानिए। लेकिन 11 जो पहचान का उन्होंने दिया है उसमें ये सब नहीं, ये 3 नहीं है। है क्या? मैट्रिक का सर्टिफिकेट। मैट्रिक का सर्टिफिकेट सरकार का आंकड़ा है कि 16% लोग ही बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक का जिनके पास सर्टिफिकेट है उसके आधार पर आप जन्म तिथि का दे सकते हैं। उन्होंने पासपोर्ट का दिया। पासपोर्ट कितने प्रतिशत लोगों को आप समझ सकते हैं, 1% को भी है कि नहीं है। बाकी भी उन्होंने दिया है तो उनका इरादा है एक सोचे समझे
योजना के तहत उन्होंने किया है। और अब किसने कहा हम नहीं जानते हैं। एक आप समझ लीजिए कि नहीं, एक बड़े बड़े अधिकारी बताए थे मुझे। नहीं नहीं, बड़े अधिकारी, आपने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के किसी घटक संगठन के नेता ने कहा। हम्म, तो एक बात माने आप समझ लीजिए कि संयुक्त किसान मोर्चा का तो फैसला है। हम लोग तो यहाँ जो उनके पदाधिकारी हैं उनसे तो डेलीगेशन मिला है संयुक्त किसान मोर्चा का। चुनाव जो यहाँ चुनाव आयोग कहिए या जो चुनाव पदाधिकारी हैं, ये अशोक प्रियदर्शी सेकंड मैन थे, जो मुख्य चुनाव पदाधिकारी हैं, वो उस दिन नहीं थे। तो अशोक प्रियदर्शी हम लोगों से मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोगों को बहुत पावर नहीं है, आपका जो मेमोरेंडम है वो मेमोरेंडम हम भेज देंगे, अगर आप चाहिएगा तो मेमोरेंडम की कॉपी भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसलिए उन्होंने कहा वो सही नहीं था। नंदकिशोर जी बताइए हमको, आप बिहार में है, आप पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में क्या बोलते हैं वो मंडी व्यवस्था है अभी भी। बिहार में मंडी व्यवस्था गायब हो गया है। तो क्या मंडी व्यवस्था की स्थापना के लिए भी कोई योजना आपके एजेंडे में है? हमारे प्रमुख मांग में है, हमारे प्रमुख मांग में है कि 2006 में नीतीश कुमार ने जो मंडी व्यवस्था खत्म कर दी है उसकी पुनर्स्थापना हो, हमारा प्रमुख मांग है। जिसे सेंट्रल लेवल पर शुरू में जो एमएसपी की कानूनी गारंटी की हमारी मांग, सेंट्रल लेवल पर मांग था। 3 कृषि कानून का था, उसको तो किसानों के आंदोलन के दबाव में उन्होंने पार्लियामेंट से कानून बना के वापस लिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने लिखित समझौता जो किया था दिसंबर 21 में, तो उसमें उससे वो मुकर गए, वादा खिलाफी किया। इसलिए कुछ दिन हम लोगों ने इंतजार किया, उसके बाद फिर आंदोलन शुरू हुआ। तो अभी भी हमारे प्रमुख मांग में है कि एमएसपी की आप कानूनी गारंटी कीजिए। हमारा मांग में है कि जो हमारे 732 से अधिक किसान शहीद हुए हैं उनकी स्मृति में हम स्मारक बनाना चाहते हैं सिंगू बॉर्डर पर, उसके लिए जमीन मुहैया कीजिए। वो मांग रहे हैं। उन्होंने किसानों को जो जीप से कुचल दिया था, वो क्या नाम है उसका, जो लखीमपुर खीरी में, और वो जो मंत्री है और उसका जो हाँ हाँ हाँ, तो वो डिमांड हम लोगों का है। उसके बाद अभी जो कृषि विपणन पर उन्होंने राष्ट्रीय नीति बनाई है, वो समझिए कि पीछे के दरवाजे से फिर वो 3 कृषि कानून को लाने का है, और वह पूरे कृषि को और कृषि के उपज को वो साम्राज्यवाद और बड़ी पूंजी के हवाले करने का है और किसी को चौपट करने का। तो उसके खिलाफ भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। एक और है बिहार में कि ये जो खाद्य सुरक्षा की गारंटी, वो जो अगर गारंटी एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं करेंगे, उसका अंत में क्या रिजल्ट होगा, उसका जो गरीब को, जो अभी वो बहुत शान से बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, कल वो बंद करने जा रहे हैं, वो इस योजना को बंद करेंगे। तो हम खाद्य सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। अभी कोई एक नया एजेंडा लाई है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें एमएसपी भी नहीं रहेगा, एमआरपी भी नहीं रहेगा, कुछ और नया चीज का सिंगुफा छोड़ा उन्होंने है। वो क्या है बताएंगे? देखिए, एक तो ये है कि लगातार वो ऐसी नीतियां बना रहे हैं। एक तो पहले ही आप जान रहे हैं जो उनका निजीकरण, उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीति, इनका नहीं, इनके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, वो 1991 में भी जब नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसी समय वो न्यू लिबरल पॉलिसी शुरू हुआ। बीच में 2004 में जो सरकार बनी, उनको लेफ्ट पार्टी का उस समय 65-66 एमपी था। तो उस समय उस दबाव में जो पहला जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने खाद्य सुरक्षा से संबंधित भी ये लिया और वो राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह का भी बनाया। वो कई दबाव में उन्होंने बनाया, लेकिन नीति उनको थी। उसके बाद इनकी जब सरकार आई तो वो सरपट ढंग से उसी मनमोहन सिंह की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं।
और आज स्थिति है कि वो पूरी ऐसी नीतियां अपना रही हैं, पूरी उनकी जो आर्थिक नीति है वो साम्राज्यवाद पर निर्भरता की नीति। पहले भी जो वो डंकल वगैरह का या WTO के तहत तो पूरी अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर चलने वाला वो बना रहे थे। अब तो वो एकदम माने बेखौफ होकर वो कर रहे हैं। अच्छा, बिहार में एक नई परिघटना घट रही है, वो ये हो रहा है कि लगातार अपराधी द्वारा लोगों की हत्याएं की जा रही है, अपराध वगैरह के कार्यक्रम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो क्या लगता है कि अभी उसी में एक स्टेटमेंट आया है एडीजीपी का, उन्हें कहा कि किसान जो है फ्री बैठा रहता है, कोई काम धाम उसको होता नहीं है, और वो आकर के जब गोली चलाते रहता है, मतलब किसान जो है अपराधी हो गया। तो किसान अपराधी है ये सरकार मानती है, आप क्या मानते हैं? देखिए, इसकी तो हम लोगों ने तीव्र भर्त्सना की है। और ये जो कुंदन कृष्णन जो है ADGP, उनका बयान का इमीडिएट हम लोगों ने कंडेम किया, अखबार में भी दिया, और बाद में उन्होंने उसके लिए माफ़ी मांगी। लेकिन उसके बावजूद भी संयुक्त किसान मोर्चा का है कि उनको दंडित किया जाए। ये अचानक ऐसा नहीं है कि वो सो के उठ रहे थे और होश में नहीं, जैसे नीतीश कुमार बहक के बोलते हैं। नीतीश कुमार का तो मानसिक नियंत्रण भी नहीं है अभी। तो कुंदन कृष्णन के साथ ऐसी स्थिति नहीं। वो जो एक एरोगेंस है ब्यूरोक्रेसी का, और उनका जो किसान विरोधी और मजदूर विरोधी जो मानसिकता है, जन विरोधी मानसिकता है, और वो अपने को ब्यूरोक्रेट लोगों को एक गलतफहमी है कि वही सबसे काबिल है, वही सबसे सब कुछ समझते हैं। और लोग तो साइंटिस्ट लोग तो विशेषज्ञ होता है, IAS लोग समझते हैं कि वो सर्वज्ञ है, सब चीज़ के वही ज्ञानी है। तो वो बहुत खतरनाक बयान है। किसानों को अपराधी बताना, किलिंग सीजन में उनको कोई काम नहीं रहता है तो वो अपराध में संलिप्त रहते हैं, ये बहुत नहीं, सिर्फ ये टेंडेंसी ऐसा नहीं है कि अभी एकमात्र दिखा है। जब से किसानों का मूवमेंट चला, दिल्ली में मूवमेंट चला किसानों का, उस समय किसानों को चोर डकैत बोलने का, आतंकवादी बोलने का, नक्सलवादी बोलने का, पाकिस्तान परस्त बोलने का, ये मुल्ला परस्त बोलने का, बहुत तरह का चीजें लाया गया था। उसी की ये भी एक कड़ी दिख हाँ, रही वो है। तो प्राइम तो क्या मिनिस्टर लग ही रहा है उस कि समय बोलते सरकार थे। की एक नीति बन गई है किसानों के खिलाफ इस तरह प्रचार करने का, प्रोपेगेंडा करने का? जिस देश का प्रधानमंत्री को अपने जवान पर नियंत्रण नहीं है, जिस देश का प्रधानमंत्री जोकर की तरह बोलता है, गांव के मुखिया की तरह का उसका सांस्कृतिक माने स्तर है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी एक गरिमा होती है, लेकिन वो गरिमा का तो पालन करते नहीं। और नौटंकी करते हुए जो दूसरे लोगों पर जो बोलते हैं, कटाक्ष करते हैं, तो उसी का कड़ी है। कुंदन कृष्णन को या यहाँ के DGP को क्या कहा जाए? यहाँ का माने दुर्भाग्य है, हम अंधेरे काल में जी रहे हैं, और एक ऐसा काल है जिसमें जो RSS जैसा जो फासिस्ट संगठन है, जो हिटलर और मुसोलिनी को आदर्श मानता है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं की, वो मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, और सावरकर को पेंशन मिलता था अंग्रेजों से। तो उनके इशारे पर चलने वाला संगठन, उनसे मार्गदर्शन लेने वाला संगठन भाजपा, और भाजपा के साथ जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो गठबंधन में, उन लोगों की सरकार है 11 साल से। और उनको मजदूर के विरोध में, किसान के विरोध में, किसान 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो पार्लियामेंट में कानून बना के भूमि अधिग्रहण के बारे में एक कानून बना था कि जब तक ग्राम सभा का समर्थन नहीं होगा, जब तक गांव के लोग नहीं चाहेंगे, तब तक तो एक भूमि लिया नहीं जाएगा, वो भी कृषि भूमि नहीं लेना, बहुत जरूरी होगा और गांव के लोगों की सहमति होगी और 4 गुना दाम दे के लिया जाएगा। लेकिन वो तय भी जो सर्किल रेट है वो मनमाने तरीके से तय करते हैं, और किसानों को बाजार रेट से भी कम रेट दे करके जबरदस्ती, चौसा वगैरह में विरोध हुआ तो उन्होंने घर में घुस घुस के मारा। आदमी को क्या मारेंगे, औरत को और बूढ़ा और बच्ची को क्या मारेंगे, वो जानवर को मार रहे थे, दीवार पर गुस्सा निकाल रहे थे, घर तोड़ रहे थे। तो इस ढंग का उनका मनमानी करने का है।
तो भूमि अधिग्रहण के सवाल पर भी हम लोग का है कि 2013 का कानून है, उसका ईमानदारी से आप पालन कीजिए। और कृषि भूमि पर तो हम लोग का बड़े पैमाने को पर जो कृषि भूमि को ले रहे हैं, तो अंत में क्या है भाई, अगर बहुत विकास भी हो जाएगा और कृषि उत्पादन नहीं होगा तो हम लोग चांदी का चावल खाएंगे क्या? खाएंगे यही चावल, यही गेहूं से जो बना हुआ जो ये है भोजन है, वही करेंगे ना। इसीलिए कृषि भूमि को जो अधिग्रहण करने का है, बिना सोचे समझे, बिना विवेक का इस्तेमाल किए, वो पूरा गलत है, वो गलत नीति है। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप सरकार बराबर बोलती रहती है कि ये जो एसकेएम है संयुक्त मोर्चा किसानों का, इसमें फुट पड़ गया, कमजोर पड़ गया, अब इसमें क्षमता नहीं रहा लड़ने का, सरकार ने इसको तोड़ दिया। ऊपर से बोल रही, आपने सुना भी है कि ये जो वो सरकार बोल रही है कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। तो क्या लगता है, तपस्या पूरी हो गई है जो आप लोग खुश हो गए हैं, या आप लोगों को फुट पड़ गई है? ऐसा है नहीं, क्योंकि संयुक्त मोर्चा मुद्दे पर आधारित एक मोर्चा है। कृषि क्षेत्र में जो मनमाना हो रहा है, कृषि क्षेत्र को जो कॉर्पोरेट जगत को देना चाह रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देना चाह रहे हैं, इसके विरुद्ध, या देश के अंदर जो किसानों को शोषण उत्पीड़न हो रहा है, उनके जमीन छीनने की जो तैयारी, उसके खिलाफ है। और कभी कभी वो तो एजेंडा वो बनाए हुए कि बोले कि फूट हो गया। इसमें से कुछ लोग विभिन्न कारणों से, एक कारण होता नहीं है। तो इसे पंजाब का स्थिति और बिहार की स्थिति में भिन्नता है। बिहार में भूमिहीन किसान 80% खेती करता है, और जमीन वाले खेती पट्टा पर लगा देते हैं, नकदी लगा देते हैं, मनी देते हैं, बटैया देते हैं। तो इसका थोड़ा लाभ लेते हुए अपने वर्ग के हित में, माने प्रॉपर्टी के पूंजीपतियों और बड़े के हित में, कॉर्पोरेट जगत के हित में ही बोल रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, ये अफवाह है। अभी भी अधिक संगठन एक साथ है। एक चीज बताइए, आपसे सोनालाल प्रसाद। सोनीलाल जी, आप बताइए हमको कि किसान मोर्चा के साथ आप लोग लड़ रहे हैं, लगातार पूरे बिहार में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह का आंदोलन पंजाब के किसानों ने किया था, हरियाणा के किसानों ने किया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों ने किया था, वह आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। क्या कमी दिखती है आपको, जबकि आप बोलते हैं कि बिहार किसान सबसे ज़्यादा दुखी है, सबसे ज़्यादा पीड़ित है, इसके पास ना एमएसपी छोड़िए, बिजली का भी तब अभी किया गया है, इसके पास मंडी व्यवस्था तक नहीं है, बाजार में ऐसे औने पौने बेच के भाग जाते हैं। तो क्या वजह है, लगता है आपको है कि किसान यहाँ के जो है एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, या संघर्ष नहीं तेज कर पा रहे हैं, या क्या मामला लगता है आपको? बिहार एक राज्य जो है, बिहार जो है छोटे किसान हैं। पंजाब हरियाणा में बड़े किसान और फार्मिंग खेती होता है। और आज़ादी के बाद वहाँ जो पटवन का, नहर का जो भाखड़ा योजना बना, जिससे वहाँ पानी मिला किसानों का, और जो मंडी व्यवस्था है, और जब मंडी पर जो हमले हुए उसके खिलाफ वहाँ के किसानों ने आंदोलन किए, संघर्ष किए। और ये जो एक साल से ज़्यादा 13 महीने तक जो बॉर्डर पर आंदोलन चले, उसमें उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसानों ने, जिनकी व्यापक भूमिका रही, और देश के दूसरे हिस्से के जो किसान थे, बिहार और अन्य प्रांतों को, उन्होंने उस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न इलाकों में जो किसान सभा, संयुक्त मोर्चा फैसला लेती थी, उसको हम गाँव तक ले जाते थे। और बॉर्डर पर भी हमारे किसान बिहार से भी बड़े संख्या में जाकर उस लड़ाई के साथ एकजुटता प्रकट की। उसके पहले भी जब मंदसौर में जो घटना घटा था, और उसके बाद जब मंदसौर में 4 किसानों की हत्या की गई थी, उसके बाद पूरे देश के किसानों ने संगठित होकर 250 से ऊपर किसानों ने एक संगठन बनाकर दिल्ली के देश के संसद पर अपना संसद लगाया था कि जो संसद में बैठे हुए जो सांसद हैं वो किसान के नकली बेटे हैं। हम संसद लगाकर किसानों का लाभकारी दाम, और किसानों को एक बार आप कर्ज से मुक्ति कर दें तो हम दोबारा किसान आपके दरवाजे तक नहीं खटखटाएंगे। हमको लागत का 1.5 गुना दाम दे दीजिए, हमको एक बार किसानों को कर्ज से मुक्ति कीजिए। लेकिन आज तक ये वो सरकार उसको लागू नहीं किया, बल्कि उल्टे किसानों की ज़मीन छीनने के लिए 3 काले कानून लाए। और उसके बाद जो किसानों ने जो एकजुटता प्रदर्शित किया, जो लड़ाई लड़ा, और जो नरेंद्र मोदी कहता था कि हम जो फैसला लेते हैं उससे वापस नहीं जाते हैं, लेकिन इस देश के किसानों ने
उसको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और उसको देश के किसानों से माफ़ी मांगना पड़ा और 732 किसानों ने अपनी शहादत देकर इस लड़ाई को जीता। आज उस संघर्षों की जो भूमिका है, उस संघर्षों की जो आदर्श है, जो संघर्षों की मांग है, कोई नई मांग नहीं है। 1990 में जो नव उदारवादी आर्थिक नीति आई थी, उसी समय हमारे किसान संगठन और देश के किसान संगठनों ने ये कहा था कि ये जो नव उदारवादी आर्थिक नीति आई है, इससे देश के किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा और देश के करीबन 4 लाख किसानों ने आत्महत्या किया। और उसके बाद जो किसानों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी, उसके बाद एक आयोग बना जिसके एस स्वामीनाथन जो कृषि विशेषज्ञ थे, उनके नेतृत्व में आयोग बनकर जो उसने रिपोर्ट पेश किया और कहा कि किसानों को तभी उसके जीवन में सुधार होंगे और कृषि के और किसान वापस मुखातिब होकर कृषि में लगेंगे जब उनके फसल का 1.5 गुना दाम दिया जाए। आज उसको लागू नहीं किया जा रहा है। आज जो है किसानों के जो बिहार में मंडियां थी उसको समाप्त कर दिया जा रहा है। जो 60 साल तक लगातार कृषि में काम करने वाले किसान और जब उनके कार्य करने की क्षमता खत्म हो गई है, वैसे परिस्थिति में उनको कोई देखने वाला नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के चलते उसको जो बेगाने हो रहे हैं, उसके चलते आज उनके लिए जो मांग हो रहे हैं उसके ओर सरकार ध्यान नहीं दे रहा। आज फिर एक बार देश के किसान उठ खड़ा होंगे। आप देखते हैं कि कैसे सरकार प्रायोजित जो पदाधिकारी हैं किसानों को हत्यारा बता रहे हैं। आज बुरे तौर से आज का जो बैठक हुआ वो किसानों में बड़ा आक्रोश था और आने वाला दिन में इस देश में और बिहार में जो बैठा हुआ सरकार है उसको सबक सिखाने का संकल्प लिया है कि ये स्कीम जो है बिहार के चुनाव में और देश के जो जिस राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ किसान उसको सबक सिखाएगा और देश में मजदूर किसान के द्वारा जो स्थापित जनता है उसको उसके खिलाफ में वोट करके देश के अंदर वो जो है उसके अगेंस्ट में सरकार बनाने के और फिर देश के जनता के जो समस्या है उसके निदान के लिए संघर्ष संसद में भी करेगा और सड़क पर करेगा। हम एक बड़ी लड़ाई सड़क से लड़के जीतेंगे। यही बिल्कुल बिल्कुल एक चीज आपने कहा है कि लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सरकार का कहना है, मोदी सरकार का कहना है, बीजेपी पूरी टीम का कहना है कि असल में आप लोग नकली किसान हैं, असली किसान खेतों में काम कर रहे हैं और आप लोग जो है आंदोलनजीवी हैं। आप लोग को पैसा मिलता है चीन से, पैसा मिलता है पाकिस्तान से और मोदी सरकार को अस्थिर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसमें कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये आरोप लगता है। इस पर क्या कहेंगे आप? किसान को नकली है वो बिल्कुल गलत कहता है, झूठ बोलता है। वो खुद तो जाके पांव पकड़ता है। देश के लोग जो विदेशों में काम करने गए उसको हथकड़ी लगा के भेजता है। जाके जो साम्राज्यवादी शक्ति है अमेरिका और जो बड़े साम्राज्यवादी शक्ति है उनके सामने वो खुद जाके गिड़गिड़ाते हैं। हम जो खेतों में काम करने वाले 140 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था करते हैं, अन्न की व्यवस्था करते हैं, हम अन्नदाता हैं। हम कृषि में काम करने वाले इस देश के जनता को पेट भरते हैं, उसको वो आतंकवादी कहते हैं। वो खुद बड़ा आतंकवादी है। जिस संगठन के प्रोपगंडा करते हैं, जिस सरकार के और जो आरएसएस के बदौलत तो सत्ता में बैठे हैं, वो आरएसएस का गोडसे जो था देश का पहला आतंकवादी था। आपके महात्मा गांधी की जो पहली हत्या हुई वो देश के पहले आतंकवादी थे। वो तो खुद आतंकवादी संगठन है। हम किसानों को वो आतंकवादी कहते हैं, वो सरासर झूठ बोलते हैं। एक आतंकवादी जो देश के किसान अन्नदाता है उसको आतंकवादी कहता, इसको घोर निंदा करते हैं। आने वाला चुनाव में देश के किसान उसको सबक सिखाएंगे। एक चीज आप बताएंगे कि अभी आपने घोषणा किया था अगला कुछ कार्यक्रम का, संक्षेप में बता देंगे क्या घोषणा था, क्या कार्यक्रम लेना है अगले कुछ दिनों में? एक तो 13 अगस्त का कार्यक्रम है, वो बिहार का नहीं है, वो देशव्यापी कार्यक्रम है। जो कृषि के संबंध में जो अमेरिकी सरकार से साम्राज्यवादी सरकारों से जो असमान वो संधि कर रहे हैं, जो कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचाएगा, तो उसके विरोध में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दखलंदाजी जो कृषि क्षेत्र में बढ़ रहा है, ना वो कहाँ करेंगे? पूरे बिहार में करेंगे? पूरे बिहार में करेंगे, हर जिला मुख्यालय पर करेंगे और अगर प्रखंड पर लोग अगर करेंगे तो वहाँ भी करेंगे, लेकिन देश के हर जिला मुख्यालय पर करेंगे। हाँ, राजधानी में करें, राजधानी भी जिला, और
उसका तो विशेष है कि राजधानी भी है, तो पटना में भी करेंगे। बिहार के सब जिलों में, अधिकांश जिलों में जो संयुक्त किसान मोर्चा के घटक संगठन हैं, हर जगह हम लोग विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और हाँ, हम लोग डोनाल्ड ट्रंप का और नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेंगे। प्रोग्राम एंड करेंगे तो उनका पुतला दहन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी लोगों ने जो बताया, बहुत ही ये है महत्वपूर्ण चीज़ रहा है और किसानों के लिए भी ये एक मामला बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने चीज़ों को बताया और बैठक किया। मैं रोहित शर्मा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था और आपने देखा चीज़ों को किस तरह से किसान मोर्चे के लोग नई नई तैयारी संघर्ष की कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।